हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अजमनी गंगवार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार डीके कैरियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि इसी माह में लगभग हमारा टेट का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और सी टेट का भी आ जाएगा। यानी जून के अंत तक टेट और सी टेट के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो साथियों हमको अपनी पढ़ाई को अब और अच्छे से तैयार करना होगा और अच्छे से सुचारू रूप से चलाना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जून में फॉर्म आ जाएंगे तो जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे, मे भी पॉसिबल कि जुलाई के लास्ट तक भरे जाएंगे और आपका अगस्त लास्ट में या सितंबर में हर हाल में टेट या सी टेट की परीक्षा हो जाएगी। तो मान के चलिएगा कि हमारे पास मात्र 2 महीने का समय है, तो उस 2 महीने में हम अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे कवर कर लें। तो साथियों हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे अधगम के सिद्धांत। अधगम के सिद्धांत में हमने पढ़ लिया था, आपका स्किनर को पढ़ लिया था, थॉन्डा को पढ़ लिया था और पावलोव जी को पढ़ लिया था। तो आज साथियों हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से कोहलर को। तो कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था क्या है और उसको क्या नामों से जाना जाता है और कोहलर के साथ में और कौन कौन थे, तो साथियों आज हम उसकी बात करेंगे। तो साथियों जो कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का बहुत इंपॉर्टेंस है मनोविज्ञान में भी और वास्तविक लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था उसको हम लोग कहते हैं सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं या गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत जो दिया था ये कोहलर ने दिया था। लेकिन कोहलर जो थे वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो गेस्टाल्टवाद क्या होता है इस चीज़ को पहले आइए जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इनका जो सिद्धांत था उसका नाम था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंग्रेजी में बोलते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग या गेस्टाल्ट थ्योरी, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत था किसने दिया था? ये सिद्धांत जो था गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, इसीलिए इस सिद्धांत को साथियों हम लोग गेस्टाल्टवाद कहते हैं। गेस्टाल्टवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। अब गेस्टाल्ट क्या है, कहाँ से लिया गया शब्द, तो कहाँ का शब्द है ये जानना ही बहुत जरूरी। तो चूंकि गेस्टाल्ट जो शब्द है ये जर्मन भाषा का एक शब्द है। बहुत जब ये कुछ मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने गेस्टाल्टवाद दिया था, तो ये करीब 1919-1920 की बात है। जर्मनी में इन्होंने एक स्कूल बनाया था, ठीक है। स्कूल इन्होंने खोला था 3-4 मनोवैज्ञानिकों ने। तो उस स्कूल से ही गेस्टाल्ट शब्द की शुरुआत हुई, उस जर्मन से ही गेस्टाल्ट शब्द की उत्पत्ति हुई और इन 4 गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हुए, इसलिए इसको गेस्टाल्टवाद कहते हैं। तो इसलिए ये जर्मन भाषा का शब्द है। और उस गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? अर्थ मैं आपको बता दूं, उसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति। कोई भी एक समूची चीज़, कोई भी एक पूर्ण आकृति, कोई भी एक संपूर्ण चीज़ या कोई भी एक विस्तृत चीज़ जिसके बारे में हमको जानकारी लेनी है, जो भी हमको देख रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, उसकी पूरी आकृति वो हो जाती है, उसका अर्थ गेस्टाल्ट होता है, ठीक है। अब गेस्टाल्टवाद को और किस नामों से जानते हैं? गेस्टाल्टवाद चूँकि कब आया था? 1920 में दिया गया था, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना, गेस्टाल्टवाद कब शुरू हुआ, कब ये दिया गया? 1920 में। तो गेस्टाल्टवाद को हम और किस नाम से जानते हैं? समग्रवाद से भी जानते हैं। गेस्टाल्टवाद को हम लोग संपूर्णवाद कहते हैं, तो इसका मतलब ये सब कुछ, और इसको ही हम लोग अव्ययवाद भी कहते हैं। तो गेस्टाल्टवाद को और अन्य नामों से जाना जाता है, कौन कौन से? समग्रवाद, संपूर्णवाद या अव्ययवाद। गेस्टाल्टवाद की शुरुआत 1920 में हुई थी, ठीक है। अब गेस्टाल्टवाद के जो मुख्य प्रवर्तक हुए हैं कि गेस्टाल्टवाद दिया किसने था, ठीक है। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन कह सकते हैं, गेस्टाल्टवाद किसने दिया था? तो मुख्य रूप से गेस्टाल्टवाद के जो प्रवर्तक हैं वो मैक्स बर्दिमर हैं। गेस्टाल्टवाद 3-4 मनोवैज्ञानिक हुए, लेकिन उसमें जो सबसे मुख्य हैं जिन्होंने गेस्टाल्टवाद दिया है वो आपके मैक्स बर्दिमर हैं। मैक्स बर्दिमर का नाम आता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं या गेस्टाल्टवाद के जनक कौन हैं, तो वो आपके मैक्स बर्दिमर हैं। अब बात आती है कि गेस्टाल्टवाद में और कौन कौन मनोवैज्ञानिक आते हैं, तो और गेस्टाल्टवाद को आगे किसने बढ़ाया? तो कोहलर और कोफा, ये 2 और मनोवैज्ञानिक हुए बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने गेस्टाल्टवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाया या इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया या आगे लेकर गए। तो मुख्य प्रवर्तक कौन हो गए? आपके हो गए जो मैक्स बर्दिमर और कोहलर एवं कोफा, 2 और मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने गेस्टाल्टवाद को आगे बढ़ाया। इनके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो कि गेस्टाल्टवाद थ्योरी में जाने जाते हैं, गेस्टाल्टवाद से जुड़े हुए थे। हालांकि बाद में वो अलग हो गए गेस्टाल्टवाद से, लेकिन शुरुआत में वो गेस्टाल्टवाद से जुड़े हुए थे, जिनका नाम था कर्ट लेविन। कर्ट लेविन जो थे वो भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे या गेस्टाल्टवादी विचारधारा को मानने वाले थे। अब आता है इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, कि जो गेस्टाल्टवाद है उसका अर्थ क्या होता है, समझते हैं आइए। कि प्राणी जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं,
उसकी जो पूर्ण आकृति होती है उसको ही गेस्टाल्टवाद कहते हैं। इस सिद्धांत का ये अर्थ है कि जो भी प्राणी जो कुछ भी देखता है, सुनता है या उसका अनुभव करता है, उसकी जो पूर्ण आकृति होती है, या उसको देखता है, चाहे पूर्ण आकृति को देखता है, चाहे पूर्ण बात को सुनता है, चाहे पूर्ण आकृति का अनुभव करता है, चाहे पूर्ण बात का अनुभव करता है, तो वो जो पूर्ण चीज़ होती है वही गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है, वही इस सिद्धांत का अर्थ है। यानी कि जब भी कोई समस्या आती है, ये देखो लिखा भी है कि कोई समस्या तभी हल की जा सकती है जब पूरी समस्या दिखाई दे। यानी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, जब तक आप पूरी समस्या को जानेंगे नहीं तब तक आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज दैट कोई सवाल है मैथमेटिक्स का, अब आपको सवाल दे दिया उन्होंने आधा अधूरा, उसके पूरे तत्व दिए ही नहीं है, तो आप उस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो वही होता है गेस्टाल्टवाद, यानी समग्र जानकारी होनी चाहिए कोई भी वस्तु की, कोई भी चीज़ की, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब आ जाता है कि गेस्टाल्टवाद ने जो अगले बढ़ाया था, कोहलर जी ने बढ़ाया, मैंने बताया। तो कोहलर ने कुछ ऐसे जो सूर्य में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, इससे कुछ प्रयोग किए थे। तो उनके जो फेमस प्रयोग हुए सबसे ज़्यादा वो बनमानसों पे किए थे। उन्होंने कुछ बनमानसों पे प्रयोग किए थे। तो वो जो बनमानस थे उनके प्रयोग में वो 6 बनमानस थे, लेकिन उसमें सबसे मेन बनमानस था वो सुल्तान था। तो वो इन 6 बनमानसों में सबसे होशियार जो था बनमानस वो सुल्तान था। तो इन्होंने सबसे फेमस जो प्रयोग किए हैं वो सुल्तान पर प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रयोग किए थे बनमानसों की, थोड़ी सी मैं कहानी सुना देता हूँ आपको। इन्होंने क्या किया था कि एक बड़ा सा पिंजड़ा था, तो पिंजड़े में उन्होंने बनमानसों को बंद कर दिया। ठीक है, तो उस पिंजड़े में इन्होंने ऊपर छत पे केले का गुच्छा लटका दिया था। अब केले का गुच्छा लटका दिया था और चूंकि वो इतना ऊपर था कि वहाँ पे कोई बनमानुस नहीं पहुँच सकता था। तो उसी कमरे में एक बॉक्स पड़ा हुआ था, बॉक्स लकड़ी का बॉक्स कह सकते हैं, बक्सा टाइप का। तो क्या करा, ये देख रहे थे बनमानुस उसमें कि केले कैसे पकड़े जाए, लेकिन केले पे कोई नहीं पहुँच पा रहा था। तो उसी में सुल्तान भी था। तो सुल्तान भी बहुत देर सोचता रहा कि क्या करा जाए, कैसे मैं केले खाऊँ, कैसे मैं केले खाऊँ। तो अचानक उसको वो बॉक्स दिखाई पड़ा जो कमरे के कोने में पड़ा था। तो वो गया उस बॉक्स के पास और उस बॉक्स को उसने ज़मीन पे रखा और उस केले के जस्ट नीचे उस बॉक्स को रखा और उस बॉक्स पे चढ़कर उसने केले प्राप्त कर लिए और खा लिए। तो ये इन्होंने प्रयोग किया। तो इससे ये सिद्ध किया कि यार अचानक उसमें सूझ आ गई, कैसे केले नहीं पहुँच सका। तो इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत को दिया, सूझ का सिद्धांत। और उन्होंने एक प्रयोग और किया इसी पे बनमानस पे, सुल्तान पे। इन्होंने इसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया था और पिंजड़े के बाहर कुछ दूरी पर इन्होंने अंगूर के गुच्छे डाल दिए थे। अंगूर के गुच्छे डाल दिए थे तो वहाँ तक इसका बनमानुस का हाथ नहीं पहुँच पा रहा था सुल्तान का। लेकिन उस कमरे में कुछ लकड़ी की छड़ें, कुछ स्टिक पड़ी हुई थी। तो अगर वो एक स्टिक पकड़ता तो वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो वो काफ़ी देर सोचता रहा कि मैं इन अंगूरों को कैसे खाऊँ, कैसे खाऊँ। कोशिश करता रहा, हाथ डालता रहा बाहर, लेकिन नहीं पहुँच पाया। अचानक उन लकड़ियों से खेल रहा था, इस टाइप की, मान लिया उसके पास कुछ छड़ें थी। तो एक कोई छड़ बड़ी थी, कोई छोटी थी। तो उसके अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसके दिमाग में एक सूझ आ गई कि जो बड़ी छड़ थी वो छोटी वाली छड़ में इस तरह से फिट हो रही थी। तो अचानक जब इस तरह से 2 छड़ें फिट हो गई तो वो छड़ थोड़ी लंबी हो गई। अब छड़ लंबी हो गई तो उसने इस तरह से छड़ डाल के और अंगूरों को इस तरह से उसने खींच लिया और खींच के उसने अंगूरों को प्राप्त कर लिया और उसने खा लिया। तो ये वहाँ पे इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि कोई भी प्राणी पहले नॉर्मल होता है, लेकिन अचानक उसके मन में कोई भी विचार आता, कोई भी सूझ आती है, कोई चीज़ पहले वो देखता है, संपूर्ण पहले वातावरण को समझता है, संपूर्ण चीज़ को देखता है और सोचता है उसके बारे में। फिर सोचते सोचते उसके मन में अचानक कोई ना कोई विचार आता है और फिर वो विचार के अनुसार कार्य करता है और वो चीज़ को पा लेता है। तो वही सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है। ये कोहलर ने कहा था, ठीक है, दिया था। कोहलर की कुछ फेमस किताबें हुई हैं। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, बहुत फेमस हैं। एक उन्होंने जो पुस्तक लिखी है ये इनके बनमानसों के ऊपर लिखी है, बहुत फेमस किताब हुई है, द मेंटलिटी ऑफ एप्स। द मेंटलिटी ऑफ एप्स का मतलब होता है कि जो बनमानस होते हैं उनकी बुद्धि, बनमानसों की बुद्धि या बनमानसों का दिमाग, द मेंटलिटी ऑफ एप्स, ये इनकी किताब हुई द मेंटलिटी ऑफ एप्स। और दूसरी उन्होंने लिखी है द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। गेस्टाल्टवादी हुए हैं तो इन्होंने एक किताब और लिखी द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। ये दोनों पुस्तकें याद रखना, द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट, द मेंटलिटी ऑफ एप्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, लेकिन ऊपर वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। इन्होंने एक और सिद्धांत दिया है कि अधगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत, ये भी गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, मुख्य रूप से कोहलर ने दिया है। तो अधगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत क्या होता है कि जो आपने जो आपने अधगम कर लिया है, अब आपको दोबारा अगर वही अधगम करवाया जाए तो आपका जो पहले का अधगम है वो दूसरे का अधगम में सहायक होगा। तो आप पहले वाला अध्ययन दोबारा नहीं अधगम करेंगे और दोबारा वाले अधगम में आप कोई तीसरी नई चीज़ सीखना चाहेंगे। तो वो होता है अधगम स्थानांतरण का
आरोपण का सिद्धांत देख लीजिए। जैसे मान लिया आप अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं तो आपको ए बी जानते हैं, ए बी जानते हैं, और ए बी बराबर ए बी सी है, तो आपको ए बी बराबर ए बी तो आप जानते हैं, तो ए बी तो तक तो आप जानते ही हैं। अब आपके लिए यहाँ पर नया क्या चीज़ मिली, आपको नई चीज़ मिली सी। भाई ए भी तो आप जानते ही हैं, अब ए बी मैं आपको दोबारा पढ़ाऊँ, मान लिया आप जानते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इतना ही जानते हैं। अब मैं आपको फिर पढ़ाऊँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, तो आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय तो जानते ही हैं, सी फॉर कैट आपके लिए नया वर्ड हुआ, तो आप कैट पे वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये है अधगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत, ये भी कोहलर जी ने दिया। अब कोहलर ने जो मुख्य प्रयोग किए थे, जो कि चिंपैंजी पे किए थे और भी कुछ पशु पक्षियों पे किए थे, इसके अलावा इन्होंने एक बच्ची पे भी प्रयोग किया था। एक जो बच्ची थी वो 25 माह की बच्ची थी, यानी 25 महीने की वो बच्ची हो पाई थी, करीब 2 साल की, और उसने चलना ही सीखा था, बच्ची चलना ही सीख पाई थी। तो उस पर कोहलर ने कुछ प्रयोग किए। उन्होंने उस पर क्या प्रयोग किए कि उस बच्ची को उन्होंने खिलौना दिया, और खिलौना उन्होंने उस बच्ची से थोड़ा दूरी पर रख दिया। अब दूरी पर रख दिया और उसके बीच में कोई बाधा उत्पन्न कर दी, मान लिया कोई अलमारी खड़ी कर दी, या कोई संदूक खड़ा कर दिया, कोई मेज़ खड़ी कर दी, कोई कुर्सी खड़ी कर दी, ताकि वो बच्ची वहाँ तक ना पड़े। अब वो क्या करा, बच्ची थोड़ी देर बैठी रही, लेटी रही फर्श पे, मुस्कुराई, सोचती रही कि क्या करूँ क्या करूँ, मुस्कुराती रही, लेटी रही। फिर अचानक उसने क्या करा, रास्ता मुड़ के संदूक के साइड से या कुर्सी के साइड से वो खिलौना प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे क्या सिद्ध होता है कि बच्चों में भी सूझ एकदम आती है। तो ये चीज़ भी कोहलर ने उस बच्ची पर प्रयोग किया। अब इस सिद्धांत के लिए कोफा ने क्या कहा है, कोफा ने एक बात कही है, कोफा ने कहा है कि सूझ में व्यक्ति हाथ पैरों की अपेक्षा चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति से अधिक काम लेता है। यानी जब कोई व्यक्ति सीखता है, कुछ ना कुछ सूझता है, कुछ अपने दिमाग में कुछ उसके सोच रहा है, कुछ सूझ रही है बात, तो उसमें वो हाथ पैरों का ज़्यादा उपयोग नहीं करता है। हाथ पैरों की अपेक्षा अपने तर्क का, अपने चिंतन का, अपने मन का, अपने मस्तिष्क का ज़्यादा प्रयोग करता है, अपनी कल्पना शक्ति का ज़्यादा प्रयोग करता है। तो ये बात किसने कही है, ये बात कही है कोफा जी ने। ध्यान रखना कि सूझ में व्यक्ति हाथ पैरों की अपेक्षा अपने चिंतन, तर्क और मानसिक स्थिति और कल्पना शक्ति का अधिक प्रयोग करता है। ये किसने कहा, कोफा ने। यानी कि संपूर्ण परिस्थिति को समझना और व्यवहार करना ही सूझ का सिद्धांत है। यानी आपके लिए कोई प्रॉब्लम है तो पहले तो आप उस पूरी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या दिक्कत है, ये कहाँ से क्रिएट हुई, क्या करना चाहिए इसमें, फिर उसके अनुरूप आप उसके हिसाब से व्यवहार अपना करेंगे। तो वो होता है सूझ का सिद्धांत, यानी संपूर्ण परिस्थिति को समझना और फिर व्यवहार करना। ये है इस सिद्धांत की, कहूँ तो एक लाइन में पूरा अर्थ, कि संपूर्ण परिस्थिति को समझना और उसके अनुसार अपना व्यवहार करना। अब एक गुण महोदय हुए, उन्होंने क्या कहा सूझ के लिए, उन्होंने कहा सूझ क्या होती है, सूझ अर्थात स्थिति का आकस्मिक, यानी जो भी स्थिति है, जो भी कंडीशन है, उसका आकस्मिक या अचानक, निश्चित और तात्कालीन ज्ञान है। यानी सूझ क्या है, यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालीन ज्ञान है। यानी सूझ वो है कि अचानक आपके मन में तात्कालिक कोई निश्चित कोई भी बात आ जाए, कोई भी ज्ञान आ जाए, तो वही सूझ है। सूझ क्या है, यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालीन ज्ञान है। ये किसने कहा, ये कहा है गुड महोदय ने। अब वैसे मैंने कोहलर का आपको एग्जांपल दे दिया, चिंपैंजी उन्होंने प्रयोग किए। इसके अलावा कुछ और उदाहरण भी हम समझ लेते हैं कि कैसे कहेंगे कि सूझ का सिद्धांत यहाँ पे है। जैसे आप देखते हो कोई बहुत ज़्यादा छोटी जगह होती है, अब तो इंजीनियर होते हैं ना, इंजीनियर, तो वो उस छोटी जगह में ही नक्शा बना के और बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छा भवन तैयार कर देते हैं। तो कैसे तैयार कर देते हैं, वो अपनी सूझबूझ और दिमाग से ही तो उसका प्रयोग करते हैं, तो वो छोटी जगह में बहुत बड़ा भवन तैयार कर देते हैं। अब आप देखते होंगे जो हमारी सेनाएं होती हैं, जवान होते हैं, आर्मी होती हैं, तो वो भी अपने सूझबूझ से ही युद्ध लड़ते हैं, बेचारे युद्ध लड़ते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम लोग की रक्षा करते हैं, हमें उन पर प्राउड होना चाहिए। तो वो भी अपने सूझबूझ से ही युद्ध लड़ते हैं, ठीक है, युद्ध स्थल पे अपना काम करते हैं, सूझ से ही काम चलाते हैं। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, बहुत हंसी भी आती है, कि मान लिया कोई बच्चा है और स्कूल जा रहा है या स्कूल से आ रहा है, स्कूल जा रहा है या स्कूल से आ रहा है। अब रास्ते में उसको एक कुत्ता मिल गया। अब कुत्ता बड़ा खतरनाक है। अब चूंकि बच्चा है तो छोटा है बेचारा, अबोध है, बच्चा डर गया, अरे बाप रे कुत्ता मिल गया, काट लेगा, अब मैं क्या करूं। तो बच्चा यार सोच रहा है, खड़ा हो गया, चौराहे पे खड़ा है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा ये कुत्ता चौराहे पे खड़ा, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ और इस कुत्ते से मैं कैसे बचूँ। सोच रहा है बेचारा, खड़े खड़े टेंशन में है थोड़ा। अब अचानक उसके लगा कि यार मेरे लंच बॉक्स में बिस्किट पड़े हैं,
अब उसने अपने लंच बॉक्स से बिस्कुट निकाला और मान लिया 2 रास्ताएँ थी, एक ए रास्ता थी, एक बी रास्ता थी, तो उसने बी वाली रास्ते पे बिस्कुट छट से इस तरह से फेंका और कुत्ता उस तरफ दौड़ा और बच्चा फिर इस रास्ते से दूसरी रास्ते से अपने घर को निकल गया या स्कूल को निकल गया। तो ये उसने अचानक अपनी सूझ का प्रयोग किया। तो ये भी ये सूझ के सिद्धांत की तरह से उदाहरण है। एक उदाहरण और आ जाता है, मान लिया आपको पहाड़ा आता है 5 तक का, सपोज दैट आपको 5 या 6 तक का पहाड़ा आता है और आपसे 9 का पहाड़ा कोई सवाल दे दे, तो आप कैसे कर पाएंगे? आप सोचेंगे, मान लिया आपसे पूछ लिया गया 9 गुणे 5 कितना होता है। अब आपको 9 का पहाड़ा ही नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो गणित में एक नियम होता है, क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है, आपके मान लिया 9 की गुणा 5 से हो रही, तो आपको नहीं पता है, तो अगर हम इसको इस तरह से कर देंगे, 5 को 9 से कर देंगे, मान लिया 6 तक पहाड़ा आता है बच्चे को, 9 तक नहीं आता है, तो बस साला 6 के पहाड़े को क्यों ना हम वहाँ तक पढ़ लें। जैसे यहाँ पे इन्होंने 9 के 5 को पूछा है, 9 के पहाड़े को 5 तक पूछा, नहीं पता 9 का पहाड़ा, तो 5 के पहाड़े को अचानक बच्चे ने सोचा यार क्यों ना 9 तक करके देख लें, तो उत्तर वही आ जाएगा। तो उसने 5 का पढ़ा, 9 तक पढ़ा, तो उत्तर 45 प्राप्त हो गया। तो ये भी क्रम विनिमय नियम है गणित का, और ये भी बच्चे की सूझ पर डिपेंड करता है। उसको 9 का पहाड़ा नहीं आता था 5 तक, तो उसने 5 के पहाड़ा ही सोचा कि यार 9 तक पढ़ेंगे तो उत्तर वही आएगा। तो ये भी उसका उदाहरण होता है। अब इसी तरह से जैसे कोई स्थान है, बच्चे हैं घर पे छोटे छोटे, तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चे से दूर कोई चीज़ें होती है खाने पीने की दूर रख देते हैं, ऊंची अलमारी में रख देते हैं या ऊपर कहीं रख देते हैं, कोई खिलौना छिपा के रख देते हैं, तो बच्चों को वो चीज़ दिख जाती है और बच्चे को वो चीज़ प्राप्त करनी है। अब वो सोचता है यार कैसे मैं प्राप्त करूँ, मान लिया वहाँ चीज़ रखी खाने वाली, कैसे प्राप्त करूँ, मिठाई रखी या कोई चीज़ रखी, तो बच्चा क्या करता है, कुर्सी मेज का जुगाड़ करता है या कोई और ऊँची चीज़ का जुगाड़ करता है, उस पर चढ़ के और वो चीज़ अपनी प्राप्त कर लेता। तो ये भी उसकी सूझ को दिखाता है। यानी कि इस सिद्धांत का कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारी कोई भी समस्या जो है या कोई भी दिक्कत है हमारे मतलब जीवन में, तो उसके लिए पहले हमको पूरी प्रॉब्लम को समझनी चाहिए, पूरी एनालिसिस करनी चाहिए कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ये क्यों क्रिएट हुई है, अब इसको क्या हम सलूशन करें। तो उसको अपने दिलो दिमाग से सोचना चाहिए और फिर उसके हिसाब से उसका हल निकालना चाहिए। तो ये कहा था कोहलर जी ने। तो ये सिद्धांत बहुत फेमस हुआ है और एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि गेस्टाल्टवाद क्या है। गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है पूर्ण आकृति। ये गेस्टाल्ट का मतलब है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसके जो प्रवर्तक हुए हैं वो मैक्स बर्दीमर हुए हैं। इसके अलावा उनके और साथी हुए हैं, कोहलर, कोप्फा और कोटलेबेन आदि। 1920 में ये सिद्धांत आया था, ठीक है। और इसमें जो प्रयोग किए गए हैं वो बनमानुस पे किए गए हैं। जो फेमस बनमानुस हुआ है जिसका नाम चिंपैंजी है, चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान हुआ है। कोहलर ने 2 पुस्तकें लिखी थी, द मेंटलिटी ऑफ एपीज, द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट, अधगम स्थानांतर का आरोपण का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। कोप्फा ने एक बात कही थी कि सूझ में व्यक्तित्व की हाथ पैरों की अपेक्षा चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति का अधिक काम लेता है, ठीक है। यानी संपूर्ण परिस्थिति को समझना और फिर व्यवहार करना ही सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, ठीक है। वुड ने कहा था कि सूझ जो है ये अर्थात स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालीन ज्ञान है। उदाहरण आप लोग समझ ही गए थे। और ये उदाहरण वगैरह मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि सब कुछ बोर्ड पे मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं थ्योरी ओवरली आपको लेक्चर दे के चला जाऊँ और आप लोग सुनेंगे और निकाल देंगे। लेकिन कुछ हमारे साथी जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं, क्लास देखते हैं, उनसे मेरी बात भी होती है, तो वो लोग बेचारे प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। अब वो लोग चूँकि प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं और हमने कहा था कि हम आपको लोग के लिए प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, पूरा सिलेबस हम आप लोग के लिए फ्री में कराएंगे, तो यार हम ओरली बोल के चले जाएं तो आप लोग को यार सिर्फ सुनेंगे और निकाल देंगे कान से। अब कुछ साथी हमारे बेचारे प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो उनका कुछ भला हो सके, जिन्होंने टेट शीटेट नहीं दिया है अभी, या जो क्वालिफाई नहीं है, या जो अब देंगे, या पुराने साथी में दोबारा देंगे, तो वो लोग अपना पुराने नोट्स को बेचारा रिविज़न कर लेंगे अगर होंगे उनके पास। नहीं होंगे तो वो अपने नए नोट्स बना रहे हैं। ये सारा मैटर मैं इसलिए लिखता हूँ और इसको समझते चलेंगे, एक एक बात मैं इसलिए क्लियर कराता हूँ बार बार, तो वो हमारे साथियों का अच्छे से कल्याण हो पाएगा। तो साथियों निश्चिंत रहिए, साइकोलॉजी से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे साइकोलॉजी में और आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर करेंगे, ठीक है। तो साथियों आज का लेक्चर हम अपना यहीं पर लास्ट करते हैं और जुड़े रहिए डीके कैरियर क्लासेस से। निश्चिंत रहिए, विश्वास रखिए, विश्वास का विश्वास करिए, आपको सफलता हम निश्चित दिलाएंगे। और साथियों हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लाएं ताकि सबका कल्याण हो। और हमारे जो साथी हैं जिनके लिए कोई दिक्कतें हैं, जिनके पास पढ़ाई की समस्याएं हैं, उनको चैनल से जोड़िए। हम उनके लिए पूरा कोर्स लगभग फ्री कराएंगे। ठीक है साथियों, भाई कोई समस्या है किसी भी सब्जेक्ट की तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी समस्या का सुझाव देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।